પુણ્ય ભૂમિનો નમન અને સોનાવાલા મારા ઠાકુરજી અને બધા ભાઈ બહેનોને મારા હૃદય થકી ખૂબ ખૂબ પ્રણામ. ગુજરાત છે ને એટલે થોડું ગુજરાતીમાં તો બોલવું જ પડે, પણ અહીંયા મને લાગે છે કે વધારે હિન્દી સમજવા વાળા છે. आज अब क्योंकि 9 अगस्त अंग्रेजों भारत छोड़ो एक वक्त अभियान चलाया था. पूज्य बापू के नेतृत्व में एक हुंकार भरी थी देशवासियों ने, और जिन अंग्रेजों के राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, 70 से ज्यादा देशों पर जिनका साम्राज्य था, आखिर उनको परास्त किया. उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी. 7 लाख से ज्यादा वीरों ने अपनी कुर्बानी दे के, अपने बलिदान दे करके, अपनी जवानी दे के, शहादत दे करके इस देश को आजादी दिलाई. अब उन शहीदों की शहादत को नीलाम नहीं होने देना. अब वो काम करना है जिससे भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी की आत्मा प्रसन्न हो, जिससे कि कोटि कोटि ऋषिमुनियों की, कोटि कोटि वीर वीरांगनाओं की आत्मा प्रसन्न हो. भगवान श्री कृष्ण का तो उद्घोष ही है. मेरे साथ में मिलकर के बोलेंगे सब. परित्राणाय साधूनां, परित्राणाय साधूनां. इतनी तो संस्कृत आती है ना. परित्राणाय साधूनां, परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापनार्थाय, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे. यदा यदा हि धर्मस्य, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य, अभ्युत्थानमधर्मस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तदात्मानं सृजाम्यहम्. हम रोज भगवान की कथा सुनते हैं. भगवान राम, भगवान कृष्ण, जितने भी हमारे अवतारी पुरुष वे, ऋषि मुनि वे, सबके जीवन को जब हम देखते हैं तो उनके जीवन का सार और निचोड़ क्या है. उन्होंने हमेशा पाप के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ संघर्ष किया. यदि भगवान राम के जीवन से रावण को निकाल दिया जाए तो बचता ही क्या है. भगवान कृष्ण के जीवन से कंस और जरासंध जैसे तमाम राक्षस और ताड़का जैसी राक्षसिकाओं को, इनको सबको निकाल दिया जाए तो बचता ही क्या है. भगवान कृष्ण कृष्ण इसलिए क्योंकि उन्होंने राक्षस और राक्षसाओं का, उन्होंने असुरों का वध किया. भगवान राम इसलिए हैं कि उन्होंने रावण जैसे असुरों का और तमाम आसुरी प्रवृत्तियों का विनाश किया. मुझसे लोग पूछते हैं, बाबा जी आप एक सन्यासी होकर के और यह हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो राजनीतिक तौर पर. जो लोग राजनीति में बैठे हैं उनको राजधर्म का पाठ क्यों पढ़ा रहे हो. मैंने कहा मैं तो एक अकिंचन सन्यासी हूं. जब भगवान राम और कृष्ण हस्तक्षेप कर सकते हैं, जब आचार्य चाणक्य हस्तक्षेप कर सकते हैं, जब महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद, योगी श्री अरविंद हस्तक्षेप कर सकते हैं, जब 7 लाख से ज्यादा वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के राष्ट्र रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया, जब पूज्य बापू ने हस्तक्षेप किया, जब उस पर आपत्ति नहीं है, तो बाबा जब हस्तक्षेप करता है तो आपत्ति क्यों होती है. सरकार को प्रजा के साथ में माता पिता के तुल्य व्यवहार करना चाहिए. लेकिन दुर्भाग्य है यहां सरकार माता पिता के तुल्य व्यवहार करना तो बहुत दूर की बात रही, सोतेली मां जैसा भी व्यवहार नहीं करती. नहीं तो आज ये देश की दुर्दशा न होती. आज और आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी. माना कि आज देश में कुछ लोग अपनी मेहनत की बदौलत संपन्न हुए
वो संपन्नता ना होती तो यहां कथा भी ना होती। वो संपन्नता ना होती तो आपके तन पर ये जो वस्त्र हैं, 5-5, 10-10 हजार की साड़ियां हैं, आपके पास जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बंगले हैं, ये ना होते। लोगों ने खेती की है, व्यापार किया है, उद्योग चलाए हैं, नौकरी धंधा किया है, इसलिए आज अपना देश आगे बढ़ा है। लेकिन यदि देश की आर्थिक नीतियां ठीक, यदि देश में लूट ना होती, जो पहले लूटा सो तो लूटा, करीब 1000 वर्षों से बड़े रूप में 11वीं शताब्दी से भारत में लूट हो रही है। यूं तो 7वीं 8वीं शताब्दी में ही लूट शुरू हो चुकी थी, लेकिन 11वीं शताब्दी से जो लूट हुई आज 2012 चल रहा है, वो करीब 1100 साल हो गए भारत को लूटते लूटते। विदेशियों ने जो लूटा सो तो लूटा। शक आए, डच आए, हूण आए, पुर्तगीज आए, मुगल आए, महमूद गोरी गजनवी से लेकर के, नादिर शाह से लेकर के, और जितनी भी लूट विदेशी लोगों के द्वारा हुई उसका पूरा हिसाब किताब नहीं है। एक विदेशी कंपनी आई और उसने हिंदुस्तान को लूटना शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था। इतना लूटा हिंदुस्तान को, उसका एक बड़ा अधिकारी जिसका नाम था माउंट बेटन, वो तो 900 सोना चांदी के जहाज हिंदुस्तान से भर करके लेकर के गया। और उस समय जो भी लुटेरा खास करके एशिया के देशों से, अफ्रीका और अमेरिका से लूट का सामान जब ब्रिटेन लेकर के जाता था, तब उस वहां की महारानी उसको लॉर्ड और तमाम तरह के दूसरे बड़ी उपाधियां दिया करती थी। इसलिए आप देखते हैं जितने भी भारत में बड़े अंग्रेज अधिकारी आए, उनके सामने लॉर्ड लगता है। वो लॉर्ड इसलिए नहीं कि वो ईमानदार थे, वो लॉर्ड इसलिए कि वो लूट का कम से कम 50% हिस्सा वहां की गवर्नमेंट को देते थे। 17वीं 18वीं शताब्दी में इंतहा लूट हुई। भारत को इतना लूटा, उस लूट का मूल्यांकन हम कर ही नहीं सकते। इतना लूटा, बर्बाद किया, तबाह किया। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब अपनी सरकारें हिंदुस्तान को लूटती है। उन्होंने जो 200-250 साल में इस मुल्क को लूटा, उससे ज्यादा पिछले 65 सालों में से हिंदुस्तान को लूटा है। वो लूट का पैसा भी वापस लेना है और आगे से हिंदुस्तान ना लूटे इसके लिए भी इंतजाम करना है। आपको अपने घर का बैंक बैलेंस तो पता? किसी के घर में 5 लाख, किसी के 10-20 लाख। 99% तो इस हिंदुस्तान के ऐसे लोग हैं जिनके पास में बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है ही नहीं। हमारे ठाकुर जी उधर से बोल रहे, बाबा जी यहां तो बैंक बैलेंस बहुतों के पास है ही नहीं। अब जो बेचारा किसान है, जो मजदूर है, जो कारीगर है, जो वनवासी है, आदिवासी है, जो दलित है, वाल्मीकि है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, उनके पास में कहां की बैंक बैलेंस। मैं जो पिछले दिनों पंजाब गया, तब एक भाई बोलता है, बाबा जी आपको पता है कितने प्रतिशत लोग आपके साथ हैं? मैंने कहा भाई तुम ही बता दो। बोले बाबा जी 99% लोग आपके साथ हैं। मैंने कहा ये तुमने कैलकुलेशन कहां से किया, कौन सी एजेंसी से सर्वे करवाया? बोले बाबा जी 99% लोगों के पास में व्हाइट मनी पूरा नहीं है, ब्लैक मनी आएगा कहां से? हिंदुस्तान में यदि पिछले 65 वर्षों से ये लूट ना होती, देश के साथ धोखा करके, गद्दारी करके, देश के साथ विश्वासघात करके जो पैसा जमा किया जाता है उसको काला धन कहते हैं। नोट तो नोट होता है, वो ब्लैक और व्हाइट नहीं होता है। ये जो ब्लैक मनी कह दिया जाता है, ये कोई नोट काला नहीं होता है। नोट तो वही महात्मा गांधी की फोटो वाला होता है। लेकिन वो जो पैसा है वो धोखाधड़ी का है, विश्वासघात का है, चोरी का है, लूट का है, गद्दारी का है। कहां से लूटते हैं ये पैसा? सबसे ज्यादा पैसा लूटा है भू संपदाओं का। जो हम टैक्स का पैसा देते हैं, जैसे आप में जो लोग रिटर्न भरते हैं, 2-3 लाख रुपए से ज्यादा जिनके पास भी कमाई होती है, तो सरकार 10% से शुरू करती है, 30% तो इनकम टैक्स ही ले लेती है। बाकी सेल टैक्स, फिर हाउस टैक्स, फिर वाटर टैक्स, फिर रोड टैक्स, फिर लैंड
रजिस्ट्री टैक्स, कुल मिलाकर के 32 प्रकार के टैक्स होते हैं। आप जो पेट्रोल खरीदते हैं इसके ऊपर टैक्स ना लगे तो ये पेट्रोल आपको 30 से 35 रुपए का ही मिला करेगा। जो आप गैस खरीदते हैं इसके ऊपर टैक्स ना हो तो 400-500 रुपए का सिलेंडर ना मिलकर के 200 रुपए का ही मिला करेगा। ये काला धन आने के बाद में ये सारे टैक्स खत्म हो जाएंगे, हर चीज लगभग 30 से 50% आपको सस्ती मिलेगी। ये आपका फायदा होगा। बहुत से लोग सोचते भाई काला धन आएगा तो हमें क्या फायदा होगा। तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। फिर कितने में मिलेगा पेट्रोल? पेट्रोल का बेसिक प्राइस, मूल मूल्य कितना है उसका? 30 से 35 रुपए। इसको बोलते हैं बेसिक प्राइस। फिर उसके ऊपर लगते हैं टैक्स। 50% पेट्रोल के ऊपर टैक्स है। यह तुम्हारा फायदा है। माताएं बहनें गैस सिलेंडर खरीद के लाती हो ना तुम, लेकिन वो गैस जब जलती है तो तुम्हारा खून बलता है भीतर से। हाय राम, गैस इतनी महंगी हो गई, अब तो घर में बचत तो होती ही नहीं, सेविंग कहां से हो। पेट्रोल में फूक गया, गैस में फूक गया, बाकी जो भी सामान घर में लेके आते हो बेसिक प्राइस के ऊपर 50 से 70% किसी किसी चीज के ऊपर टैक्स है। ये पूरा टैक्स सिस्टम सारा हिंदुस्तान को लूटने के लिए बनाया गया है। आचार्य चाणक्य का सिद्धांत था, जिस राज्य में टैक्स कम से कम होते हैं वहां की प्रजा धनवान होती है, और जिस राज्य के अंदर टैक्स ज्यादा होते हैं वहां की प्रजा दरिद्र होती है। टैक्स खत्म कर दीजिए, हिंदुस्तान में 50% महंगाई एक दिन में ही खत्म हो जाएगी। ये मात्र आपकी ताली बजाने के लिए नहीं कह रहा हूं, पूरे के पूरे आर्थिक जो विश्लेषण है उसके आधार पर, जो टैक्सेशन सिस्टम है उसके आधार पर आम आदमी की भाषा में इस बात को मैं कह रहा हूं। तो ये काला धन आएगा तो आपको क्या फायदा होगा? पेट्रोल कितने रुपए में मिलेगा बोलो बहनों? 30-35 रुपए में। और ये गैस सिलेंडर कितने रुपए का मिलता है गुजरात वालों को? 400 की बजाय फिर गैस सिलेंडर कितनों को मिलेगा? 200 को। अब 200 रुपए नो सिलेंडर बढ़ से पचिया, पर પછી તમારો खून नहीं बढ़ से, घर में बचत थसे। अभी कितना सिलेंडर लगता है घर में? 2। बड़ा परिवार है तो 3-4 भी लग जाते होंगे। तो महीने में आपको 200 से लेकर के 400-500 रुपए की बचत तो गैस सिलेंडर में हो जाएगी। और जो मोटरसाइकिल चलती है, गाड़ी चलती है, उसमें जो पेट्रोल जलता है वो, फिर जो आप साबुन खरीदते हो, शैंपू खरीदते हो, टूथपेस्ट खरीदते हो, मोटरसाइकिल लाते हो, गाड़ी लाते हो, गाड़ी मोटरसाइकिल सब के ऊपर 30% टैक्स है। साबुन शैंपू लगभग इनके ऊपर भी करीब 25-30% टैक्स है। ये समझ लो ये काला धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर वस्तु की कीमत 30 से 50% कम हो जाएगी। तो इसमें तुम्हारा फायदा है, तुम्हारे घर में बचत होगी। बचत होगी तो तुम धनवान बनोगे। इस हिंदुस्तान की सरकार ने ऐसी आर्थिक नीतियां बना रखी हैं जिससे कि कोई धनवान बने ही नहीं, सब गरीब रहेंगे तो इनके कंट्रोल में रहेंगे। ये है काला धन। ये लूटते कहां से इतना पैसा? एक मेरे से बोला बाबा 400 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा कहां से लेके आया? अभी पिछले दिनों जो कोयला घोटाला हुआ वो 200 लाख करोड़ का था। कितने का? अरे जोर से तो बोलो, खाली राधे राधे ही नहीं, ये आंकड़े भी बोलो, राधे राधे। तो आंकड़ा कितना का बताया कोयला का? 200 लाख करोड़। ये हमारे कन्हैया ने भी तो यही किया था। सारे जो चोर इकट्ठे हो गए थे उचक्के वृंदावन में, मथुरा में, और उनके खिलाफ यही तो आवाज उठाई थी कि चोरी नहीं करने दूंगा। उनका सब गवालियों से मिलकर के, गांव वालों से मिलकर के मक्खन घी सब सप्लाई भी बंद कर दी। लेकिन परेशान बहुत किया भगवान कृष्ण को भी। द्वारिका और मथुरा से खदेड़ दिया, यहां आकर के कहां मथुरा वृंदावन से खदेड़ दिया, द्वारिका में आकर के शरण लेनी पड़ी भगवान से समुद्र के बीच में। इन दुष्टों के साथ में लड़ना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अपने पूर्वजों ने हमें पाप धर्म अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया है। हम लड़ेंगे और जंग जीतेंगे। भाई बहनों, 50 बिलियन टन कोयला ऐसे ही कौड़ियों के भाव नीलाम कर दिया। लोग सोचते हैं देश में इतना पैसा कहां है।
मैं कह रहा था तुम्हें तुम्हारे घर का बैंक बैलेंस का पता है, तुम्हारे खेत का भी पता है, तुम्हारे घर का भी पता है, तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं, तुम्हारा घर कितने गज जमीन पर बना है, उस घर की क्या कीमत है, तुम्हारा खेत कितना, उस खेत की क्या कीमत है। चलो भारत के बारे में बताता हूं। 33 लाख वर्ग किलोमीटर का अपना भारत है। कितना? 33 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत। और इस पर जो ये जमीन है, इसमें जो खेती होती है, इसमें जो अलग अलग इंडस्ट्रियां हैं, अलग अलग जो सर्विसेज हैं, वो अलग हैं। इसके अंदर 20,000 प्रकार की भू संपदाएं हैं। कितनी? 20,000 प्रकार की भू संपदाएं, मिनरल्स हैं, खनिज हैं धरती के अंदर। उनको बोलते हैं प्राकृतिक संपदा, भू संपदा। अंग्रेजी में उनको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। उसके अंदर पेट्रोल, गैस, डीजल, एल्युमिनियम, बॉक्साइड और कोयला, आयरन ओर, सोना, चांदी, हीरा, ये सब भरा पड़ा है। ये 89 प्रकार के बड़े मिनरल्स हैं जिनका कॉमर्शियल ट्रेड होता है। ये है 20,000 लाख करोड़ रुपए के। कितने? अरे जोर से तो बोलो। ये 20,000 लाख करोड़ बोल तो दिया, कितना पैसा होता है पता है? इस 20,000 लाख करोड़ रुपए के नोटों की गड्डी बना करके यदि चांद तक ले जाई जाए तो चांद तक उसकी सीढ़ियां बन सकती हैं और वापस जमीन पर आ सकते हो। चांद तक नोटों की गड्डी लगाओ और चांद से वापस आ जाओ, इतना ज्यादा पैसा होता है। दूसरी भाषा में बोलो तो इसका सोना खरीदो तो इतनी मोटी लेयर बन जाएगी सोने की, और पूरे हिंदुस्तान की धरती पर बिछा दो तो चारों तरफ ये सोना ही सोना होगा। 20,000 लाख करोड़ रुपए इतना होता है। 100 लाख करोड़ रुपए ही हिंदुस्तान को मिल जाए तो हिंदुस्तान की सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। कितना? 100 लाख करोड़। 100 लाख करोड़ से हिंदुस्तान की समस्याओं का समाधान हो सकता है। मैं 100 लाख करोड़ की बात नहीं, 1,000 लाख करोड़ की नहीं। कितने? 1144 लाख करोड़ का तो खाली कोयला है, 285.86 बिलियन टन। बाकी पूरा हिसाब कल रामलीला मैदान में बताऊंगा कि ये 89 प्रकार की मिनरल्स, 20,000 प्रकार की जो खनिज हैं, भू संपदाएं, उनके बारे में नहीं, 89 प्रकार के एक एक मिनरल की कितनी कीमत है और वहीं से लूट रहे हैं। सबसे ज्यादा लूट यही नेचुरल रिसोर्सेज की हो रही है। जो मैं कह रहा हूं ना, इतना लूट लिया लोग। कहां से लूट लिया बाबा जी? हमको तो पता ही नहीं लगा। तेरे खेत से थोड़ी लूटा, तेरे घर से थोड़ी लूटा। ये तो तुम ये मानते हो कि ये तो गवर्नमेंट की जमीन है, गवर्नमेंट के रिसोर्स हैं, लूट करे जो भी कर रही होगी, ठीक ही कर रही होगी, वही तो ठीक नहीं हो रहा। ये 89 प्रकार के जो मिनरल्स हैं, इनकी कीमत है 20,000 लाख करोड़ रुपए। कितनी? इसमें से लूटे हैं ये 400-500 लाख करोड़। इनको बचाना है। देश की सारी जल संपत्ति, जल संपदा, अंडरग्राउंड वाटर, रिवर्स, पूरा ग्लेशियर्स, सारे ग्लेशियर, सारी नदियां, अंडरग्राउंड वाटर, करीब करीब पूरी जल संपदा हमारी नीलाम कर चुके हैं। जंगल पूरे लगभग 50% तो कट ही चुके हैं, बाकी की भी नीलामी लगभग हो चुकी है। पूरी एक एक कंपनी को 10, 20, 50 हजार एकड़ जमीनें, 1-1 लाख एकड़ जमीनें बेच चुके हैं। जल, जंगल, जमीन, भू संपदा, नेचुरल रिसोर्सेज, पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों का कंट्रोल आ गया है। अन्यायपूर्ण स्वामित्व, अन्यायपूर्ण वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, अन्यायपूर्ण प्रबंधन, नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन और मैनेजमेंट, अन्यायपूर्ण प्रबंधन और वितरण, अन्यायपूर्ण भागीदारी सत्ता व्यवस्था में, और अन्यायपूर्ण समृद्धि, ये इस देश के गरीबी का कारण है। ये जो हमें गरीबी दिखाई देती है, जो हमें महंगाई दिखाई देती है, ये इसलिए नहीं दिखाई देती कि ये देश गरीब है। स्विस बैंक एसोसिएशन का एक सीनियर मेंबर कहता है, इंडिया इज नॉट ए पुअर कंट्री बट इंडियंस आर पुअर बिकॉज ऑफ ब्लैक मनी एंड करप्शन। जिस दिन ये भ्रष्टाचार और काला धन खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान में चारों ओर समृद्धि होगी, शांति भी होगी, समृद्धि भी होगी। सबके जीवन में यही दो चीजें तो चाहिए सबको, समृद्धि चाहिए और शांति भी चाहिए, दोनों चीजें मिली। भाई बहनों, ये कोई काल्पनिक अभियान नहीं है।
इस हिंदुस्तान के पास में अपरिमित ताकत है, लेकिन वो सारी ताकत जिन लोगों के हाथों में है, बस उन हाथों में ईमानदारी आ जाए। ये नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर सबका बराबर का हक है, और ये नेचुरल रिसोर्सेज मैंने प्रति व्यक्ति के हिसाब से इसकी गणना की कि ये लूट ना हो और सबके अंदर बराबरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। जैसे बाप की संपत्ति के ऊपर सब बेटों का बराबर का हक होता है, देश की भू संपदाओं पर 121 करोड़ लोगों का बराबर का हक है। तो एक व्यक्ति के हिस्से में 2 करोड़, और एक परिवार में यदि हम 5 व्यक्ति ही माने तो एक परिवार को 10 करोड़ रुपए तो मात्र इन भू संपदाओं की लूट को बचाने से ही मिल सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज को ही यदि हम लूटने से बचा लें। ये इतनी बड़ी संपत्ति है भाई बहनों। मैंने इसलिए इस बात को कही कि महाराज जी कह रहे थे काला धन ये देश के बाहर तो जमा है ही, देश के भीतर भी जमा है। ये एफडीआई के माध्यम से भी आ चुका है। अब हम सरकार से इतनी बात कह रहे हैं, भाई देश का हक देश को दे दो। और देश स्वामी जी मैं आपको थोड़ी देर के लिए एक चमत्कार बताता हूं। मैं अपनी पूरी जनता के साथ विश्व में वहां गया था, स्विट्जरलैंड। अच्छा। और हमारे शर्मा जी ने कुर्ता पजामा पहन रखे थे वाइट। वहां एक वाइट व्यक्ति मिला, तो जानते उसने क्या कहा? नमस्कार नेताजी। अच्छा। कसम से मैं व्यासपीठ पे बैठा हूं और ये बहुत बड़ा सच है। हमारे देश का ये सम्मान है वहां पर। हमने पूछा तुम्हें कैसे पता ये नेताजी? बोले कि इन्हीं की संपत्ति से हमारा देश चल रहा है। महाराज जी ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया, लेकिन वो गलत जगह फंस गया, क्योंकि वो तो ऐसे ही व्हाइट कपड़े वालों को सलूट मार के अपना देश चलाते हैं। अब एक छोटा सा देश है लग्जमबर्ग। आप अपने बच्चों से बोलना, नेट के ऊपर जाकर के निकाल लेंगे कि लग्जमबर्ग की जीडीपी, उसका पास में कुल कितना पैसा है। 2 से 3 लाख करोड़ उस देश की कुल संपत्ति है। कितनी? जोर से तो बोलो। 2 से 3 लाख करोड़ उस देश की संपत्ति है खाली। और उसके ऊपर उसके पास में जो काला धन है बैंकों में, वो कितना है? वो है करीब 100 लाख करोड़। कितना? ऐसे ऐसे लूट के बैठे। ये स्विट्जरलैंड भी उनमें से एक है। लग्जमबर्ग, ये स्विट्जरलैंड, ये केमन आइलैंड, फिर ये अमेरिका का डेलावियर, फिर इधर सिंगापुर, फिर हांगकांग, फिर ये दुबई, ये सब के सब यहां सब पैसा जा के वहां जमा हो रहा है। इसलिए हमको सबको इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए इस जंग को लड़ना पड़ेगा। और अपने हक की लड़ाई को दूसरा नहीं लड़ता है, आप लड़ने पड़ते। ये छोटा काम नहीं है। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो करीब $80 ट्रिलियन की है। सभी विश्व के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बराबर के काले धन की अर्थव्यवस्था है। इकोनॉमिक सिक्रेसी लॉ जैसे बनाए हुए बैंकर्स और मेगा कैपिटलिस्ट ये मिलकर के पूरी दुनिया को लूट रहे हैं। ये इतना बड़ा मुद्दा है, इसका समाधान हो गया तो भारत का नहीं पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा। पूरी दुनिया में गरीबी और भूख अभाव रह ही नहीं सकता। जो महाराज जी प्रार्थना कर रहे थे ना, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को, सारे संसार में सुख समृद्धि ऐश्वर्य आएगा। ये इतना बड़ा अभियान है। तो मैं, हमारे भाई प्रमोद जी ने कहा कि ठाकुर जी बहुत याद कर रहे हैं। अब अनायास में इधर आ रहा था, मुझे तो पता भी नहीं था ठाकुर जी यहां विराजमान है। एक बार ठाकुर जी को और आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। और कल से रामलीला मैदान में जंग वहां शुरू होगी और आप लोग कथा के बाद इस जंग को यहां अहमदाबाद में शुरू कर देना। कथा के बाद 1-2 किलोमीटर का जुलूस निकाल लेना, ठीक है? निकालोगे सबके सब। अब मैं दिल्ली में बुलाऊं तो तुम्हारे लोगों के रहने की कैसी व्यवस्था करूंगा? अब जो आंदोलन में आएंगे वो तो हमारी तरह से सड़कों पर ही रहेंगे वहां। मेरे जन्माष्टमी वाले दिन 20,000 लोगों के साथ सुबह 8:30 बजे जुलूस निकलेगा स्वामी जी। 20,000 लोगों के साथ, ठीक है? 10 तारीख को। तो महाराज जी 10 तारीख को तो सुबह निकालेंगे, और 9 तारीख तो कल तो मैं वहां बैठ रहा हूं ना। तो महाराज 9 तारीख की शाम को भी निकालियो,
थोड़ी सी देर आप साथ दे दीजिए, बाकी 1-2 किलोमीटर तो आपकी भगत मंडली बहुत है। सुनो, ये कल सबको करना है। ये घोषणा मुझे यद्यपि रामलीला मैदान से करनी थी, लेकिन क्योंकि आप कल यहां इस मैदान में रहोगे, इसलिए एडवांस में बता देता हूं। पूरे हिंदुस्तान के जो लोग रामलीला मैदान में, पूरा हिंदुस्तान तो नहीं आ सकता, तो 11 लाख किलोमीटर की यात्रा करके 11,000 से ज्यादा सभाएं, शिविर किए हैं हमने, उनमें भी करीब 11 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भागीदारी की है। और महाराज जी की भी आज तक जो कथाएं की हुई हैं, उनमें भी वो संख्या करोड़ों में ही हो चुकी है। भाई बहनों, जितने भी लोग हैं, अब सब दिल्ली नहीं आ सकते, और दिल्ली आना भी नहीं सबके सब, नहीं तो फिर दिल्ली वाले कहां जाएंगे भाई। तो आप लोग शाम को कथा के बाद, बाकी लोगों को तो 5 बजे का समय हम दे ही रहे हैं, 5 बजे के बाद थोड़ा रास्तों पर उतर करके एहसास कराना कि बाबा रामदेव केवल दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में बाबा के संकल्प के साथ लाखों करोड़ों भाई बहन खड़े हुए हैं। क्योंकि ये देश मात्र राजनीतिक पार्टियों का ही नहीं, ये देश हमारा है। बोलो, ये देश हमारा है। इसकी रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। तो जरा हाथ उठा करके कल सब लोग इसी संकल्प के साथ, जज्बे के साथ ना, क्या बोलना है, हाथ उठा करके बोलेंगे, मुठ्ठियां बंद करके। आप तो राधे राधे वाले हो ना, तब मुठ्ठियां बंद कर लो। बसरों के साथ लड़ना है ना, हनुमान जी वाली मुट्ठी बंद करके बोले, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान। ये 4 नारे तो ये, और 2 नारे और नए सिखा देता हूं। क्या? काला धन लाएंगे, देश को बचाएंगे। मैं बोलूंगा काला धन लाएंगे, आप क्या बोलेंगे? देश को बचाएंगे। काला धन लाएंगे, देश को बचाएंगे। भ्रष्टाचार मिटाएंगे, देश को बचाएंगे। यही तो काम कृष्ण कन्हैया ने किया था। तो आप सब भी करोगे ना राधे राधे कहने वालों? राधे राधे कहने वालों, आधे रास्ते में मत रुक जाना। अब ये जंग आगे लड़ी जाएगी, तो कल सुबह मैं तो प्रस्थान कर दूंगा यहां से और पहुंच जाऊंगा रामलीला मैदान में। पूरे हिंदुस्तान में अब भ्रष्टाचार, पाप, अन्याय, अधर्म के खिलाफ अब जो लीला होगी, अब जो धर्म युद्ध होगा, जो देवासुर संग्राम होगा, इसका परिणाम हिंदुस्तान के लिए शुभ होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और आप सबके हाथ इस काम में साथ में होंगे। तो ठाकुर जी ने तो आपको कहा ही है, मैं भी पूछ लेता हूं, कितने हाथ देश को, लोकतंत्र को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, काला धन लाने के लिए कितने हाथ हमारे साथ होंगे? सबके सब। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो सबके सब हाथ मेरे साथ है। मेरा हाथ मुझे धोखा नहीं देता, मेरे पैर, मेरे दिल, मेरा दिमाग जैसे मुझे धोखा नहीं देता। मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि आपके हाथ मेरे साथ रहेंगे, कभी धोखा, कभी विश्वासघात। मैं तो कहता हूं राजनीतिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, सबसे पहले देश। देश बचेगा तो सब कुछ बचेगा, और देश नहीं रहा तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो जितने भी सामाजिक संगठन हैं, आध्यात्मिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, मैं तो कहता हूं राजनीतिक संगठन है, जो देश को बचाना चाहते हैं, वो सब इस काम में साथ आए। वो व्यक्ति जिनमें कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, बस एक तमन्ना है, देश मेरा बचना चाहिए। और उन सब का आह्वान करता हुआ कि वो कल शाम को 5 बजे के बाद पद यात्राएं निकालें, थोड़ी दूर 1-2 किलोमीटर चलिए देश के लिए, कदम से कदम मिला करके एक स्वर के साथ उद्घोष करते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और काला धन लाएंगे, देश को बचाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, देश को बचाएंगे। ये जो संकल्प है, ये चारों ओर से उठे। कल पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर दिखाई देना चाहिए। और सबसे पहले अहमदाबाद के ये
25-50 हजार लोग पूरी कथा के साथ 1-2 किलोमीटर की यात्रा करके बताएं। ये मीडिया वाले कल फिर यही आएंगे कि कितने लोग बाहर निकले। सबको बाहर निकलना है, क्योंकि ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, इसकी रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे। इसके लिए 7 लाख से ज्यादा वीरों ने अपनी कुर्बानी दी, अपनी जवानी दी। क्या हम कुछ समय देश के लिए नहीं दे सकते? कुछ वक्त यदि आप घरों में रहेंगे तो क्या मिलेगा? थोड़ी देर आप सड़कों पर निकलेंगे तो देश का भाग्य बदलेगा। 400 लाख करोड़